नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन का भाग 23 मेरे यानी मृद्विका के साथ। एक सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाकों दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाजे की क्यों सोचती थी? जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसके आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या? दयानाथ बोले, नहीं जी, इन तक्षजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं। ना जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी का देनदार नहीं हूं। जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? 1000 का हिसाब है। 700 तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी के पैसे दिए हैं तुमने? जालपा बोली, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने गए हैं। वो आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीजें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपए तावान के ले लेगा। ये कहती हुई वो ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। ये गैर होकर इतनी चिंतित है और यहाँ अपने ही सास और ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन ने कहा, ये बात क्या हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई। जालपा ने कहा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूं। उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वो दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन ने कहा, मैं तो समझती हूं किसी से आंखें लड़ गईं। 10-5 दिन में आप पता चल जाएगा। ये बात सच ना निकले तो जो कहो दूं। जालपा ने हकबका कर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन बोली, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा ने कहा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। ये बुराई उनमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वो इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती।
मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वो मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन बोली, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो तुम्हें कहीं घुमा लावे। जालपा ने कहा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन ने कहा, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा ने पूछा, क्या लेना है? रतन ने बोला, जौहरियों की दुकान पर एक दो चीज देखूंगी। बस मैं तुम्हारा जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रुपए लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जालपा ने कहा, मेरे कंगन में ऐसा कौन से रूप लगे हैं, बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन बोली, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा ने कहा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछल कर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है, मूसलों ढोल बजाऊं। 600 का था ना? जालपा बोली, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी, तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूं। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने इसे मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए न दे सकूंगी। अगर 200 रुपए फिर दे दूं तो कुछ हरज है? जालपा ने साहस पूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन बोली, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपए हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं। करूं क्या? जब तक खर्च न हो जाएं, मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वो होता तो क्या ये चीज इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया, पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है। जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों? क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूं। नहीं, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन ने कहा, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं, और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ, जरा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा? रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस चिर स्नेह की याद दिलाती हो जिसके नाम वो बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूं और वे बूढ़े। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वो सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता।
अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरा है ही कौन? क्या ये छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं? जालपा बोली, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता। मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। ये भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह न पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़े जाती हो? रतन ने कहा, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जालपा ने कहा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं न मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपए निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, ये रुपए लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए भी मैं जल्द ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा, रुपए कहाँ मिल गए? जालपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिए। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे।